हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं रविश सर और आपको फिर से वेलकम कर रहा हूँ टू चैप्टर 8 द सर्कुलर सिस्टम। तो इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड द ब्लड सेल्स, जिसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स को स्टडी किया था। आज बारी है स्टडी करने की डब्ल्यूबीसी, और साथ में हम लोग स्टडी करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू द ब्लड, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। तो फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए आज के लिए। तो हेल्थ इज वेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। विद दैट यू कैन सी नोट, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? तो सबसे पहले विल स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके फीचर, प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हैज़ अ वैरायटी ऑफ टाइप्स। और साथ में कंपेयर करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये आपके लिए एक तोहफा है मेरी तरफ से। एंड देन ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग स्टडी करेंगे वापस विद स्पेशल रेफरेंस टू ब्लड क्लॉटिंग, द रोल ऑफ प्लेटलेट्स एंड द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को आपको स्टडी करना है। तो गेट रेडी स्टूडेंट्स। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक देखा था। ह्यूमन ब्लड के मेन कंपोनेंट्स अगर देखेंगे तो अनकोएगुलेटेड ब्लड में आपको दिखता है 2 लेयर्स प्लाज्मा 55%, और नीचे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स आर डिपॉजिटेड, जिसमें एक मेन कंपोनेंट आज बच गया है, दैट इज डब्ल्यूबीसी। तो आज हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। तो आरबीसी जो नीचे डिपॉजिट होता है उसको हीमोक्रेट कहते हैं, विच इज द रेशियो ऑफ आरबीसी टू द रिमेनिंग ब्लड, जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था। चलिए, 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर देयर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। So they're also called hemocytes. तो RBC you can see red color के components है, blood का color RBC पे depend करता है। Platelets are the small fragments of a large cell megakaryoblast. WBC is of many types, जिसके 2 main categories है, granulocytes with granules और granulocyte without granules। और granulocytes में 3 अमेजिंग टाइप्स है, न्यूट्रोफिल है, यूसिनोफिल है, बेसोफिल है। एंड अग्रेनुसाइट्स में 2 है, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट एंड सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट्स के 2 सब टाइप्स है, टी सेल एंड बी सेल। तो चलिए एक एक करके एक सी हर टाइप को स्टडी करते हैं। ल्यूकोसाइट्स विच आर द वाइट ब्लड कॉर्पसूल्स। तो ल्यूको मीन्स वाइट, साइट मतलब सेल्स, ये हमने पहले समझ लिया है। 5 मेन टाइप्स के होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। सो द कलरलेस ब्लड सेल्स और एज कम्पेयर टू आरबीसी, उनमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, लाइसोसोम्स होता है। एंड इसी लाइसोसोम्स में वो केमिकल्स होते हैं जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड मोस्ट ऑफ देम शो अमीबॉइड मूवमेंट एबिलिटी, सो दे कैन मूव ऑफ देयर ओन एंड they have got the special feature, they show polymorphism. You can see 5 main types of WBC. हर एक you can see WBC का साइज डिफरेंट है, उसके अंदर न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, you can see the structure वो डिफरेंट है। साथ में कुछ WBC में आपको ग्रैन्यूल्स भी दिख रहे हैं, you can see the granules. So you can see इसमें ग्रैन्यूल्स दिख रहा है, इसमें फाइन ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, इसमें लार्ज ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। एंड दिस 2 में आपको ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहा है। तो इसका पैरामीटर्स देखते हैं। काउंट डब्ल्यूबीसी का सबसे कम है, इट इज 5000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। सो वो बोन मैरो में बनते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम 5 में से 4 टाइप जो है बोन मैरो में तैयार होता है, एंड 1 जो है लिम्फ ग्लैंड या स्प्लीन में तैयार होते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो एवरेज इज 1 to 2 वीक्स, वेरी शॉर्ट, बट सम ऑफ देम आर लाइफ लॉन्ग। जैसे आपका बी सेल, मेमोरी बी सेल्स, दे आर लाइफ लॉन्ग हो सकते हैं। एंड दे आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज डिफेंस सेल्स। चलिए, स्पेशल फीचर पहले ल्यूकोसाइट्स का देख लेते हैं। ऑल यू कैन सी डब्ल्यूबीसी एक्सेप्ट lymphocyte आर केपेबल ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। तो lymphocyte जो है दे आर नॉट एबल टू मूव। बाकी जितने भी यू कैन सी डब्ल्यूबीसीज हैं, दे आर ऑल एबल टू मूव लाइक अमीबा। देन ल्यूकोसाइट्स, उसमें इंपॉर्टेंट है आपका न्यूट्रोफिल एंड आपके मोनोसाइट, दे कैन स्क्वीज थ्रू द कैपिलरी वॉल इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। यानी कि कुछ डब्ल्यूबीसी जो है वो ब्लड जो फ्लो है उससे वो टिश्यू में जा सकते हैं,
if there is any infection or there is any kind of inflammatory या allergic reaction in the tissue, तो वो जाते हैं so that you can see that part can be saved, वहाँ पे protection provide किया जा सके। तो इस प्रोसेस को डायपेडिसिस कहते हैं। डाई मीन्स अक्रॉस, पेडिसिस मतलब ओजिंग आउट। तो इन दिस डायग्राम यू कैन सी ब्लड वेसल दिख रहा है एंड यू कैन सी द WBC। सो दिस इज द WBC। वो सबसे पहले ब्लड वेसल के सरफेस के कांटेक्ट करता है और फिर वो टिश्यू में क्या है ट्रांसफर हो जाता है थ्रू द गैप। सो दिस इंपॉर्टेंट फिनोमेना यू कैन सी this WBC is squeezing through the you can see gap between the cells in the capillary। तो ये capillary level पे होता है। arteries और vein के through you can see WBC cannot squeeze, they can squeeze only through capillary wall because capillary wall एकदम thin होता है, one celled thin रहते हैं capillaries। so abnormal counts देखते हैं, अगर WBC का नंबर कम या ज़्यादा हो गया तो what conditions are called। अगर नंबर 4000 से कम हो गया then इसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं। It is very common in you can see viral infections like AIDS, even TB, and if the person is exposed to radiation or shock। लेकिन अगर you can see there is other infections, bacterial infections in pregnancy and infants, WBC का नंबर बढ़ जाता है because they are the defense cells। तो अगर हमारे बॉडी में जर्म्स का आक्रमण हुआ है तो हमारे WBC अपना नंबर बढ़ा देते हैं so that they can fight with the germ। ऐसे होता है अगर वॉर हो गया तो naturally you can see we require more soldiers to fight with the you can see what enemy। तो सेम WBC के साथ होता है। इस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। and then if abnormally you can see WBCs are released in the blood which are cancerous against cells, तब एक कंडीशन डेवलप होता है उसको ल्यूकेमिया कहते हैं which is also called blood cancer। तो ब्लड कैंसर में भी WBC का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए मेन कैटेगरीज अभी देखते हैं कि ल्यूकोसाइट्स को हम लोग किस तरह एक कैन सी क्लासीफाई किया है। तो ल्यूकोसाइट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। वो डिपेंड करता है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। तो आउट ऑफ 5 मेन टाइप्स 3 टाइप में ग्रैन्यूल्स होते हैं और 2 टाइप में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन कैटेगराइज देम वेरी इजीली। तो 2 टाइप है ग्रैनुलोसाइट्स, they are in more in number 72% of the total WBC, and agranulocytes they are 28%। so granulocytes के बारे में पहले देखते हैं। they are the WBC जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होता है and the nucleus is lobed। lobe मतलब the nucleus is not a single you can see what structure, it is divided into small you can see parts जिसको lobes कहते हैं। and the lobes जितने भी रहेंगे 2 3 4 whatever they are connected interconnected by the chromatin threads जिसको isthmus कहते हैं। तो isthmus is a narrow connection between 2 main parts। और agranulocytes very simple, मतलब without granules, बिना granules वाले cells जिसमें granules नहीं होता है और nucleus में lobes भी नहीं होते हैं। तो ये point of difference भी हो गया। and they are large in size। the nucleus is without lobe and as compared to granulocytes the nucleus का size large रहता है। तो students can see these points you can write for you can say distinguish। and the function की बात करते हैं। granulocytes में naturally they engulf the germs को वो phagocyte करते हैं, जिस तरह अमीबा कैप्चर करता है अपने फूड को, तो germs और pathogens को कैप्चर करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर अगर कोई टॉक्सिन सब्सटेंस है, फॉरेन सब्सटेंस, उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। एंड देन सम सेल दे रिलीज हिपैरिन जो ब्लड को पतला रखता है, और साथ में हिस्टामिन विच इज़ द इन्फ्लेमेटरी सिग्नल। अगर कहीं पे इंजरी हो गया तो ब्लड जो है उसमें WBC को अट्रैक्ट करने के लिए नेचुरली एक सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज होता है जिसको हिस्टामिन कहता है, जिससे इन्फ्लेमेशरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब सूजन आ जाता है। जैसे मॉस्किटो जब आपको कहीं पे बाइट करता है तो वहाँ पे देखो पेन, सूजन, जलन होता है। दिस रिएक्शन इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, क्योंकि हिस्टामिन अट्रैक्ट्स द यू कैन सी व्हाट ब्लड सेल्स, और साथ में वहाँ पे ब्लड जो है वो उसका फ्लो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का साइज बढ़ता है जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड एक्चुअली क्या है कलेक्ट हो जाता है। और ग्रैनुलोसाइट्स अगर फंक्शन की बात करेंगे, दे आर स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर कहते हैं जो डेड मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स को क्या है साफ करते हैं। तो वो क्या करते हैं जनरली डेड सेल्स, वॉर्न आउट सेल्स को क्या करते हैं शरीर के अलग अलग पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कोई सेल
डिस्ट्रॉय हो गया है या नेचुरल उसका डेथ हो गया है या वो एबनॉर्मल एक ऐसी तरीके से एक ऐसी इंजर हो गया, तो उसको वो साफ़ कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, और साथ में some of them produce antibodies which is they can see the final you can see weapon against the germ. Then one more difference, granulocytes जो है once they are formed they cannot divide, but agranulocytes they can divide and they can develop into other type. जैसे उसमें एक मोनोसाइट है जो मैक्रोफेजेस में डेवलप हो जाता है, ओके, और लिम्फोसाइट जो है दो टाइप में टी सेल एंड बी सेल में डेवलप होते हैं, एंड दे कैन मल्टीप्लाई ऑल्सो. देन ग्रैन्युलोसाइट्स जो है, तो पहले ग्रैन्युलोसाइट्स को अभी डिटेल में स्टडी करते हैं. तो ग्रैन्युलोसाइट्स में जो है तीन टाइप्स है. तो ग्रैन्युलोसाइट्स मीन्स विद ग्रैन्यूल्स में तीन टाइप्स है, एंड दिस थ्री टाइप्स आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ग्रैन्यूल्स. देन ग्रैन्यूल्स कौन सा कलर एब्जॉर्ब करते हैं व्हेन द सेल्स आर स्टेन्ड, जो मेन क्राइटेरिया है, एंड देन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थ्री ग्रैन्युलोसाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेन जो ग्रैन्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं, कलर, स्टेन मीन्स कलर एट डार्क, और दूसरा है उनका शेप ऑफ न्यूक्लियस. तो लेट्स सी. तो पहला है न्यूट्रोफिल, जिसको हेट्रोफिल्स भी कहते हैं बिकॉज वो हर टाइप के स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं, और न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिख रहा है. यू कैन सी इट हैज़ यू कैन सी 3 lobes, 4 lobes, इवन 5, 6, 7 lobes तक हो सकते हैं. तो न्यूक्लियस हैज़ यू कैन सी नंबर ऑफ फॉर्म्स, मल्टी-lobed structure. Second is acidophil, जिसको eosinophil भी कहते हैं. They are only 1 to 3%, very less. You can see the cells आपको तीन दिख रहे हैं, उसमें लाल रेड कलर के ग्रैनुल्स दिख रहे हैं विच आर एसिडिक. तो ये कलर जो एब्जॉर्ब हुआ है वो ईओसिन है विच इज़ रेड कलर, और जो एसिडिक होता है दे एब्जॉर्ब द एसिडिक स्टेन, दैट्स वाई एसिडोफिल. और तीसरे है आपके बेसोफिल्स. तो बेसोफिल इज ऑल्सो कॉल्ड सायनोफिल. सायन मतलब ब्लूइश, तो दे आर लीस्ट, सबसे कम WBC इज बेसोफिल, 0.5 to 1%, यानी कि 100 में से कोई एक बंदा जो रहेगा वो WBC ये बेसोफिल रहेगा. और उसके ग्रैन्यूल्स अगर आप देख रहे हो तो ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स है विच आर बेसिक. रिमेंबर स्टूडेंट, ग्रैन्यूल्स जो है ईओसिनोफिल को जो ग्रैन्यूल्स है दे आर एक्चुअली बेसिक एंड दे एब्जॉर्ब द एसिडिक स्टेन, इसके लिए एसिडोफिल, एसिड फिल मतलब लविंग. और बेसोफिल जो है उसके ग्रैन्यूल्स एसिडिक होते हैं और वो बेसिक कलर एब्जॉर्ब करते हैं, इसके लिए बेसोफिल, बेसिक कलर को अट्रैक्ट करने वाले या बेसिक कलर को एब्जॉर्ब करने वाले. ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. द ग्रैन्यूल्स ऑफ ईओसिनोफिल आर बेसिक एंड बेसोफिल इज व्हाट, एसिडिक. तो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर. और न्यूट्रोफिल के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो हर टाइप के कैंसी स्टेन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो रेड भी करते हैं, ब्लू भी करते हैं, एंड दैट्स वाई उनके ग्रैन्यूल्स पर्पलिश दिखते हैं. तो हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे अभी. चलिए भी फंक्शन देख लेते हैं. न्यूट्रोफिल्स आर द मेन सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि सबसे ज़्यादा WBC इज न्यूट्रोफिल. इसका मेन काम है जर्म्स को खा जाना है, जस्ट लाइक अमीबा को फैगोसाइटोसिस कहते हैं. And since the neutrophil has, you can see, number of forms, you can see they're also called polymorphonuclear leukocytes, PMNL. Actually WBC जो है उनको polymorph, you can see what, leukocytes भी कहती है. polymorph leukocyte इसके लिए कहते हैं because polymorph nucleocyte because they are of various, you can see, shapes. और उसमें न्यूट्रोफिल को polymorphonuclear leukocyte कहते हैं because न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस है उसमें ही डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं. देन ईओसिनोफिल की बात करेंगे तो अगर आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है तो नेचुरली ईओसिनोफिल का नंबर क्या है, बढ़ जाता है उस टाइम पे, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ईओसिनोफिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और साथ में बेसोफिल जो है वो हिस्टामिन रिलीज करता है विच इज़ अ सिग्नल मॉलिक्यूल फॉर, यू कैन सी, इन्फ्लेमेशन. देन सेरोटोनिन, जिससे ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. और हिपैरिन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड थिनिंग सब्सटेंस, ब्लड को पतला, नेचुरल पतला रखने वाला, इसको एंटी कोएगुलेंट भी कहते हैं, वो बेसोफिल तैयार करता है. रिमेंबर स्टूडेंट, अभी आपको मैं जानकारी दूंगा. अगर आपको मालूम है कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल होता है मास्ट सेल, तो एक्चुअली बेसोफिल जो है वो मॉडिफाइड मास्ट सेल है, यानी कि ब्लड का मास्ट सेल मतलब बेसोफिल. अब एक डायग्राम से देखते हैं डिटेल में इन तीनों टाइप के सेल्स के डायमेंशंस.
तो न्यूट्रोफिल्स आर स्टेन्ड बाय न्यूट्रल स्टेन, तो हर टाइप के स्टेन्स को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यू कैन सी, तो पहला पिक्चर जो है वो एक्चुअल यू कैन सी फिगर है जो हमने यू कैन सी ब्लड स्मीयर से लिया है। सेकेंड इज द डायग्रामेटिक जो ड्राइंग किया हुआ है, तो यू कैन ड्रॉ इन दिस मैनर। तो डायमीटर ऑफ द न्यूट्रोफिल इज 10 to 12 माइक्रोमीटर। तो उसमें आपको दिखता है न्यूक्लियस विच इज हैविंग 3 to 7 लोब्स। यहाँ पे आपको कितने लोब्स दिख रहे हैं? 1 2 3। तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 लोब्स दिख रहे हैं, एंड दे आर कनेक्टेड बाय द नैरो यू कैन सी isthmus। दिस इज 1, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, एंड साथ में यू कैन सी द ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे हैं, छोटे फाइन ग्रैन्यूल्स विच आर पर्पलिश बिकॉज इट हैज एब्जॉर्ब द रेड एज वेल एज ब्लू कलर। क्योंकि स्टूडेंट, हम लोग जब किसी ब्लड स्मीयर को स्टेन करते हैं तो उसमें कम से कम दो स्टेन डालते हैं, एक एसिडिक जो रेड होता है, दूसरा बेसिक जो ब्लू होता है। एसिडिक इयोसिन, बेसिक मिथिलिन ब्लू। तो ये जो न्यूट्रोफिल के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं बीइंग न्यूट्रल, ये रेड और ब्लू दोनों कलर एब्जॉर्ब करता है। तो आपको मालूम होगा रेड और ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करने पे या मिक्स करने पे कौन सा कलर आता है? पर्पलिश। एंड देन इफ यू गॉट ए ब्लड स्मीयर, उसमें आप WBC को प्रॉपरली ऑब्जर्व करके ये भी बता सकते हो कि वो ब्लड मेल का है या फीमेल का है। क्योंकि अगर ये ब्लड फीमेल का है तो उसके न्यूट्रोफिल में देखिए एक रॉड शेप यू कैन सी स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये रॉड शेप, वन ऑफ द लोब, एक जो लोब है, ये लोब है, इसके एक साइड पे एक डार्क कलर का रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बार बॉडी कहते हैं। और ये बार बॉडी इज नथिंग बट एक्स क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल। यू नो, मेल और फीमेल दोनों में एक एक एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में एक और एक्स क्रोमोसोम है। XX इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फीमेल, XY इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल। तो फीमेल का जो एक एक्स क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम बोल सकते हैं, वो एक बार बॉडी के रूप में न्यूट्रोफिल में दिखाई देता है। तो इफ द ब्लड ऑफ ए पर्सन इज सीन इन फॉरेंसिक्स में, यू कैन सी ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर यू कैन सी किसी ब्लड सैंपल के न्यूट्रोफिल में ये बार बॉडी दिखा, मतलब द ब्लड इज ऑफ फीमेल। अगर नहीं दिखा, द ब्लड इज ऑफ मेल। देन इयोसिनोफिल्स, दे आर स्टेन्ड बाय एसिडिक स्टेन। इसके लिए एसिडोफिल, और वो एसिडिक स्टेन जो प्राइमरी यूज हुआ था वो इयोसिन कहलाता है, अगर आपको मालूम होगा स्टेन का नाम। सो यू कैन सी लेफ्ट साइड में जो पिक्चर दिख रहा है वो एक्चुअल यू कैन सी स्टेनिंग प्रोसेस से दिख रहा है, और ये है राइट साइड का पिक्चर जो है वो है ड्राइंग। तो 10 to 15 माइक्रोमीटर, मतलब थोड़ा बड़ा, न्यूट्रोफिल से थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो उसका न्यूक्लियस देखो कैसा है, बाइलोब। द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इंटू 2 लोब्स कनेक्टेड बाय इस्थमस। तो दिस इज द इस्थमस, जिसके जानकारी अभी दिया था आपको। दिस इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, और साथ में जो ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे हैं वो बड़े साइज के दिख रहे हैं, कोर्स टाइप के दिख रहे हैं। तो दे आर रेड ऑरेंज कलर ग्रैन्यूल्स। और बेसोफिल जो है दे आर स्टेन्ड बाय बेसिक स्टेन, तो उनका साइज छोटा है। तो तीनों यू कैन सी ग्रैन्यूल साइड में सबसे छोटा बेसोफिल 8 to 10 माइक्रोमीटर। यू कैन सी सेल एंड चेक द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इरेगुलर शेप का या ट्विस्टेड आपको दिख रहा है, और साथ में ग्रैन्यूल्स बड़े लार्ज, बहुत लार्ज साइज के और ब्लूइश दिख रहे हैं बिकॉज दे एब्जॉर्ब मिथिलिन ब्लू स्टेन। चलिए अभी कंपैरिजन चार्ट आपके लिए दिया है, तो गो थ्रू दिस कंपैरिजन चार्ट। तो इट एक्चुअली व्हाट compares the neutrophil, eosinophil and basophil in much more detail. तो this is for you for study. चलिए अब अग्रेनुसाइट्स की बात करते हैं। तो अग्रेनुसाइट्स में दो मेन टाइप्स है। तो ये टाइप डिपेंड करता है कि सेल का साइज कैसा है और न्यूक्लियस का शेप कैसा है। और अग्रेनुसाइट एज ए नेम सजेस्ट डज नॉट हैव ग्रैन्यूल्स। तो इसमें पहला है मोनोसाइट एंड दूसरा है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC, बट द प्रोपोर्शन इज ओनली 3 to 5%। जो आपको दिख रहे हैं तीन मोनोसाइट्स आपको दिख रहे हैं, एंड दे आर द स्कैवेंजर्स ऑफ डेड सेल्स एंड जर्म्स। तो जर्म्स के साथ साथ वो डेड वन आउट सेल एब्नॉर्मल सेल्स को वो क्या है डाइजेस्ट कर लेते हैं, एंड देन टिश्यू में जाके दे डेवलप इनटू मैक्रोफेजेस। तो उसको टिश्यू यू कैन सी मोनोसाइट भी कहते हैं। Then lymphocytes are the smallest WBC, but their number is the second largest you can see in the WBC. जैसे न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है, तो उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है लिम्फोसाइट्स 25 to 30%।
तो दो टाइप्स के हैं. यू गॉट टी टाइप का सेल, इसका न्यूक्लियस आपको राउंड शेप का दिख रहा है, परफेक्टली यू कैन सी स्पेरिकल. तो इसका काम है जर्म्स को आइडेंटिफाई करना. तो जर्म्स के सरफेस पे होते हैं एंटीजेंस विच आर दे कैन सी मार्कर मॉलिक्यूल ऑफ एवरी जर्म, उसको आइडेंटिफाई करता है और फिर वो इंफॉर्मेशन बी सेल को सेंड करता है जो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी. तो यू हैव टू वॉच माई वीडियो ऑन द इम्यून सिस्टम हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, तब आपको टी सेल और बी सेल के बारे में डिटेल में समझेगा. तो डू वॉच दोस चैप्टर 10 हेल्थ एंड डिजीज. चलिए भी डायग्राम देखते हैं. तो लेफ्ट साइड में यू कैन सी एक्चुअल पिक्चर फ्रॉम द ब्लड स्मेयर दिख रहा है, जिसमें आपको किडनी शेप यू कैन सी सेल दिख रहा है. साइज इज द लार्जेस्ट 12 to 18 माइक्रोमीटर. तो द न्यूक्लियस इज किडनी शेप, वेरी क्लियरली इट इज सीन. एंड lymphocyte is the smallest WBC, 8 to 9 माइक्रोमीटर, जस्ट स्लाइटली बिगर देन द RBC. तो RBC से थोड़ा सा बड़ा है. तो उसमें दो टाइप है, टी सेल एंड द बी सेल. T cell can be identified with a round nucleus and B cell with a slightly you can see oval. तो got oval eccentric. Eccentric का मतलब होता है not in center, nucleus center में नहीं रहता है, and spherical eccentric nucleus in T cell. And सबसे important difference, दोनों सेल में देखिए आपको granules नहीं दिख रहे हैं, and that's why they are agranulocytes. अभी comparison chart आपके लिए ready है. So go through this comparison chart so that any question asked between these two monocyte and lymphocytes you can answer very well. चलिए अभी main functions leukocytes का देखते हैं. So they act as main defense force against germs, pathogens and toxin के खिलाफ वो हमारे बॉडी का main हथियार है. They are the main soldiers. They also remove damaged, dead, abnormal and cancer cells को भी वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. देन दे आर इन्वॉल्व इन सीरोलॉजिकल रिएक्शंस एंड एलर्जिक रिएक्शन, जिसको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी कहते हैं. दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स. एंटीबॉडीज जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं. एंटीटॉक्सिन्स पॉइजनस केमिकल्स, हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. और साथ में दे फैगोसाइट द जर्म्स, जो उनका सबसे मेन यू कैन सी व्हाट फंक्शन है. सो मेन फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC एक बार देख लेते हैं. न्यूट्रोफिल का मेन काम है जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना बाय प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, जस्ट लाइक व्हाट अमीबा डज. देन इओसिनोफिल जो है वो एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामिन एक्शन है और वो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है. साथ में पैरासाइट्स को वो डिस्ट्रॉय करता है, जैसे मलेरियाज जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है. वर्म्स अगर आपको अटैक हो गया तो इओसिनोफिल जो है उनका नंबर बढ़ जाता है. Then basophils they release heparin which is an anticoagulant. Histamine जो है वो क्या करते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल है जिससे ब्लड फ्लो इन ए पर्टिकुलर पार्ट इंक्रीज, बिकॉज ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज होता है, डायलेशन कहते हैं. और सीरोटोनिन जो है वो वेसो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ब्लड वेसल का डायमीटर हो जाता है छोटा. देन मोनोसाइट जो है दे एक्ट एज अ स्क्वेंजर, जो डेड और वॉर्न आउट सेल्स और जर्म्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं. और लिम्फोसाइट्स में टी सेल जर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और बी सेल तैयार करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज. इन दिस वे ऑल दीज ब्यूटिफुल यू कैन सी WBCs आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इम्यून सिस्टम. अब कंपैरिजन चार्ट आपके लिए है, so this is specially prepared for you. Go through the comparison of RBC, WBC and platelets, ताकि अगर आपको डिस्टिंग्विश क्वेश्चन आएगा तो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स. तो प्लीज पॉज द वीडियो और स्क्रीनशॉट लेके आप ये पॉइंट आप टेक डाउन कर सकते हैं. नाउ स्पेशल कंपैरिजन, तो इन सारे टाइप के सेल्स को अगर आप कंपेयर करेंगे बाय साइज, तो उसको रिमेंबर करने का एक छोटा सा एक कैन सी व्हाट ट्रिक है जो आपके सामने कैन सी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. तो पहले साइज के हिसाब से देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन और फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा. तो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए. तो देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह शॉर्ट में ये याद रखेंगे. तो साइज के हिसाब से देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए विच सेल्स आर बीन सीन. तो ये है उनका नेचुरली कैन सी साइज. तो अगर हम लोग कोड देखते हैं तो लार्जेस्ट इज मोनोसाइट M, उसके बाद है इओसिनोफिल E, फिर न्यूट्रोफिल N, बेसोफिल B, फिर लिम्फोसाइट L, फिर RBC
और लास्ट में प्लेटलेट पी। तो एक कोड बन गया आपका। तो इस कोड को आप किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, MEN BLRP। तो ये दिमाग में रखिए, MEN BLRP, MEN BLRP, MEN BLRP। तो उसमें M का मीनिंग आपको मालूम है, टिल द P। तो आपको खाली ये 2-3 बार आपको क्या है पेपर पे लिखना है इस सीक्वेंस में कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन है। द सेम वे अगर नंबर की बात करते हैं, काउंट की बात करते हैं, तो उसके हिसाब से फ्रॉम द यू कैन सी मैक्सिमम टू मिनिमम। तो दिस इज द यू कैन सी व्हाट सीक्वेंस। तो आपको मन में सबसे ज़्यादा वी हैव गॉट RBC R जो 4 से 5 मिलियन है, फिर प्लेटलेट्स यू कैन सी, उसके बाद में आपके WBC आ जाते हैं और WBC में भी अब चेक करेंगे सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल, लास्ट में क्या है बेसोफिल सबसे कम। तो इसका भी देखिए कोड हो गया, हाईएस्ट नंबर से लोवेस्ट नंबर। तो RP ऐसा याद रखिए, RPNL MEB, RPNL MEB, RPNL MEB, MEB monocyte, eosinophil, basophil. So in this way you can remember the sequence of the cells in terms of size, in terms of number. अभी मेन फंक्शन जो है हमने स्टडी किया, तो उसका भी एक मैंने आपको चार्ट दे रहे हूँ। ओके, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन डिस्टिंग्विश, तो गो थ्रू इट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ब्लड क्लॉट की। तो लास्ट पार्ट ऑफ द यू कैन सी टॉपिक आज का वीडियो सेशन का, कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है, क्यों होता है। बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन सी व्हाट प्रोसेस रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड क्लॉट के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। तो दिस इज द होल ब्लड आपको दिख रहा है, जिसका कलर RBC की वजह से लाल दिख रहा है, इट इज अनक्लॉटेड ब्लड। तो ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बस कहते हैं और उसी वजह से प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट पड़ा है। तो व्हाट द यू कैन सी डेफिनेशन, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन सेमी सॉलिड जेली मास ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड द क्लॉट और थ्रोम्बस। यानी कि जब ब्लड का क्लॉटिंग होता है तो उसका फाइनल यू कैन सी व्हाट रिजल्ट है कि वहाँ पे इंजरी पॉइंट में या उस यू कैन सी प्लेस पे एक क्लॉट बन जाएगा, जो सेमी सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल मास होता है, और वो सील कर देता है यू कैन सी दैट यू कैन सी इंजरी पॉइंट। तो अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं एकदम सिंपल, किससे कंपेयर करेंगे, ब्लड क्लॉट इज जस्ट लाइक अवर नेचुरल बैंडेज। तो व्हेन देयर इंजरी ब्लीडिंग होता है तो हम वहाँ पे बैंडेज लगाते हैं। एक्चुअली हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हमारा एक नेचुरल बैंडेज सिस्टम है। तो देखते हैं शॉर्ट में पहले कि क्लॉटिंग जो होता है उसमें एक्चुअली होता क्या है, कि ब्लड अगर क्लॉट नहीं हुआ तो ब्लड रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म। देखिए ना, अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो उसकी वजह होती है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। तो यू नो ब्लड इज ए कनेक्टेड टिश्यू, ब्लड में ब्लड सेल्स, मैट्रिक्स और फाइबर्स होने चाहिए, बट फाइबर इज एक्चुअली नॉट प्रोड्यूस्ड इन द नॉर्मल ब्लड। फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द ब्लड हैज टू बी क्लॉटेड। तो वही फाइबर्स तैयार होते हैं जिसको फाइब्रिन कहते हैं। एंड व्हाट दिस फाइब्रिन डज, ये सारे ब्लड सेल्स को एक दूसरे के साथ क्लम्प कर देते हैं और तब जाके तैयार होता है ब्लड क्लॉट, जो नीचे जाके सेटल हो जाता है। तो दिस इज द ब्लड क्लॉट, जिसमें फाइब्रिन थ्रेड जो है उसके साथ मैक्सिमम यू कैन सी सबसे ज़्यादा RBC ट्रैप हो जाते हैं, और ऊपर एक क्लियर यू कैन सी पेल येलो, लाइट येलो कलर का लिक्विड ऊपर यू कैन सी सेपरेट होता है, उसी को सीरम कहते हैं, जो मैंने प्रीवियस यू कैन सी ब्लड प्लाज्मा के टॉपिक में आपको बताया था। और तब ब्लड कहा जाता है कोएगुलेटेड ब्लड। तो ब्लड जम जाना मतलब ब्लड जो है सेल्स जो है वो एक्यूमुलेट हो गए हैं, ओके, विद इन द मेशवर्क ऑफ व्हाट फाइब्रिन। तो गलती से भी अगर ब्लड में किसी भी पॉइंट में फाइब्रिन तैयार हो गया तो उस रीजन में ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो चलिए अभी हम लोग प्रोसेस देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग का। तो मीनिंग क्या है, नीड क्या है। तो ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन मीन्स कोई सॉल्युबल सब्सटेंस है वो इनसॉल्युबल अगर हो गया है तो उसको कोएगुलेशन कहते हैं। जैसे मिल्क चेंजेस टू कर्ड, तो उसमें मिल्क के कुछ प्रोटीन जो सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं, तो इसके लिए
मिल्क जम जाता है। तो ब्लड के साथ भी ऐसा होता है, नॉर्मल ब्लड में ऐसा नहीं होगा। ओनली एट द पॉइंट ऑफ इंजरी, जो जनरली ब्लड वेसल से रिलेटेड है या हार्ट से रिलेटेड है, वहीं पे ब्लड क्लॉट होना चाहिए। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड टू सेमी सॉलिड जेली, इसको क्लॉट कहते हैं, उसको क्लॉटिंग कहते हैं। वेरी सिंपल डेफिनेशन। और जो अभी मैंने बताया, ब्लड क्लॉटिंग जो है नॉर्मल ब्लड वेसल में नहीं होता है, बिकॉज ब्लड में होते हैं थिनिंग मटेरियल कॉल्ड हेपेरिन एंड एंटीथ्रोम्बिन, सो दे कीप द फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव। एंटीथ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, थ्रोम्बिन अगर गलती से आपके ब्लड में इंजेक्ट कर दिया तो उस पॉइंट में इमीडिएटली ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ब्लीडिंग जब स्टार्ट होता है कहीं पे भी, जब ब्लड वेसल रप्चर होते हैं, तो ही जाके ब्लड क्लॉटिंग उस साइट पे स्टार्ट होगा, ओनली एट दैट साइड। तो व्हाट इज द नीड क्या है भाई? तो ब्लड क्लॉटिंग क्यों होना चाहिए? तो ब्लड क्लॉटिंग से ब्लड लॉस जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, बिकॉज सीवियर ब्लड लॉस कैन लीड टू डेथ। देन इट ऑल्सो प्लग्स दैट यू कैन सी, सील करता है उस इंजरी पॉइंट को, जिससे जो की एंट्री स्टॉप हो जाती है, जगह आपका आउटर, स्पेशली विद द आउटर यू कैन सी व्हाट ब्लीडिंग, ओके, जिससे इन्फेक्शन होने का चांस रिड्यूस होता है। साथ में हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि अनलेस you will stop the bleeding, you cannot start the you can see healing of that, you can see repair आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आप जो है ब्लड फ्लो को स्टॉप नहीं करें। जैसे अगर एक पाइप लाइन अगर फट गया, तो जब तक आप उस पाइप के होल को बंद नहीं करोगे तब तक आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, ओके। तो आपको सबसे पहले पानी के फ्लो को बंद करना है, ओके, तभी जाके आप उस होल को रिपेयर कर सकते हो। तो सेम इज एप्लीकेबल हियर। तो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम कितना है? तो जनरली यू कैन सी 2 से 8 मिनट में, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर्स, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो यू कैन इवन चेक ए स्मॉल इंजरी अगर आपके फिंगर में होता है, जस्ट चेक आफ्टर हाउ मच टाइम यू कैन सी वहाँ पे क्लॉट बन गया। तो जनरली 2 to 8 माइनर यू कैन सी इंजरीज में 2 to 8 मिनट्स जो है इट इज टेकिंग प्लेस। एंड कंपोनेंट्स अभी देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है 2 फैक्टर की वजह से इनिशिएट होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोसेस या इंट्रिंसिक प्रोसेस या फैक्टर्स कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल, तो अगर ब्लड किसी फॉरेन सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ गया तो इट कैन हैपन, इट हैपन्स व्हेन यू कैन सी ब्लड जो है एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे अगर यूज आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ इंजरी, तो वो हवा के साथ या किसी डेड स्किन लेयर के साथ जब कांटेक्ट में आता है तब वहाँ पे क्लॉटिंग स्टार्ट होता है। और अगर कैन सी कोई फॉरेन बॉडी आपके बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, जैसे इफ़ यू गॉट इंजर्ड बाय यू कैन सी एनी नीडल, और नीडल का वो पीस या कोई भी कैन सी कांटा अगर आपके स्किन में रह गया, तो उस कांटे के आसपास क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा या क्लॉटिंग स्टार्ट होगा, सॉरी। और इंट्रिंसिक फैक्टर तब कहलाते हैं जब आपका ब्लड जो है वो डैमेज हो जाता, सॉरी द टिश्यू डैमेज हो जाता है। एंड टिश्यू डैमेज में इंपॉर्टेंट है ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं। तो जब ब्लड वेसल डैमेज होते हैं तो उस डैमेज पॉइंट है, इंजरी पॉइंट जो है, वहाँ पे जो है ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो टोटल 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जिसको नंबर 1 रोमन में 1 to 12 ऐसा यू कैन सी रिप्रेजेंटेशन किया गया है। और ये सारे फैक्टर जो है ये आपस में तेज़ी से इंटरेक्ट करके फाइनली एक एंजाइम तैयार कर देते हैं, जिसको कहते हैं थ्रोम्बिन। और इसी थ्रोम्बिन की वजह से ब्लड क्लॉट होता है, बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग जो है एक्चुअली इज द फॉर्मेशन ऑफ यू कैन सी मास, जो फाइब्रिन थ्रेड की वजह से इनिशिएट होता है। तो फाइब्रिन बनाने के लिए, जो फाइब्रिन थ्रेड का हमने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन किया था, उस फाइब्रिन थ्रेड को बनाने के लिए एंजाइम थ्रोम्बिन चाहिए। और ये एंजाइम थ्रोम्बिन नॉर्मली जो है तैयार नहीं होता है बिकॉज ऑफ द फैक्टर इन ब्लड, जिसको एंटी थ्रोम्बिन कहते हैं। तो एंटी थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनने नहीं देता है, और थ्रोम्बिन गलती से बन गया तो यू विल फाइंड फाइब्रिन्स, इनसॉल्युबल फाइबर्स तैयार हो जाएगा ब्लड में। और जहाँ पे भी इनसॉल्युबल फाइबर्स तैयार हो जाएगा तो वहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स वहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं और एक क्लॉट बन जाता है। तो दिस इज ए कैस्केड ऑफ रिएक्शन, ए नंबर ऑफ रिएक्शन विच ऑकर्स विद इन यू कैन सी व्हाट माइक्रो सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं कुछ यू कैन सी टेक्निकल टर्म। ब्लड क्लॉट
मतलब क्या है, इट इज़ अ फाइब्रिन थ्रेड्स जिसमें ब्लड सेल जो है वो ट्रैप हो गया है, जिसको इनमेशिंग भी कहते हैं। तो सीरम जो ब्लड क्लॉट से ऊज आउट होता है वो क्या है, ब्लड से अगर आप ब्लड क्लॉट को निकाल दोगे, ब्लड माइनस ब्लड क्लॉट, उसको सीरम कहते हैं। एंड सीरम में होता है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे नहीं होता है वो है फाइब्रिनोजन, ओके, बिकॉज इसी फाइब्रिनोजन से फाइबर्स तैयार होते हैं। नाउ अभी आउट ऑफ 12 फैक्टर्स जो हमने अभी बताया, तो सबसे इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स कौन है, वो है प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, जिसको फैक्टर 10 या स्टुअर्ट फैक्टर भी कहते हैं। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्लेटलेट तैयार करता है, इसी से प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनता है। और फिर प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड का नॉर्मल प्रोटीन है, क्लॉटिंग फैक्टर, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और फाइनली फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फाइब्रिनोजन जो है, यही फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव होता है, इससे फाइब्रिन थ्रेड्स बनते हैं जिससे ब्लड क्लम्प होने लगता है। और कैल्शियम आयन की ज़रूरत है क्योंकि इन सारे रिएक्शंस के लिए कैल्शियम एक्ट्स एज ए कोफैक्टर। तो चलिए अभी मैकेनिज्म को पहले देख लेते हैं एक रिप्रेजेंटेशन में। अगर कहीं पे टिश्यू इंजर हो गया तो इंजर टिश्यू रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन और वहाँ पे प्लेटलेट्स जो है वो भी एक्यूमुलेट होते हैं और वो डिसइंटीग्रेट होके प्लेटलेट फैक्टर्स को रिलीज करते हैं, वही थ्रोम्बोप्लास्टिन है जिसको फैक्टर 10 भी कहते हैं। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम जिसको प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज, जिसको थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। दोनों का मीनिंग अभी मैं बताता हूँ आपको। और ये काम क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है ब्लड में एक प्रोटीन है, आपको मालूम है प्लाज्मा प्रोटीन है या सीरम प्रोटीन है, जिसको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन इज एक्चुअली इनएक्टिव एंजाइम। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन इज द इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन ब्लड और इसको अभी एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने वाला एंजाइम का नाम क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज, ओके। और ये जो ऊपर एंजाइम है प्रोथ्रोम्बिनेज, वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है इनटू थ्रोम्बिन, जो मैंने अभी पिछले मेंशन किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है। तो थ्रोम्बिन इज द एक्टिव एंजाइम और इसके लिए कैल्शियम आयन चाहिए। इसके लिए अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तो क्लॉटिंग थोड़ा सा लेट हो जाता है और टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर द क्लॉटिंग। और ये थ्रोम्बिन जो तैयार हुआ, ये एक्टिव एंजाइम है, ये इमीडिएटली ब्लड का एक और प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, यू मस्ट बी नोइंग फाइब्रिनोजन, फाइबर बनाने वाला, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बनाने वाला। कोई भी वर्ड जो जेन से एंड होता है, रिमेंबर जेन का मतलब होता है क्रिएटर, ओके, या टू फॉर्म। तो फाइब्रिन बन जाएगा इससे। तो फाइब्रिनोजन जो है वो सॉल्युबल प्रोटीन है, इट चेंजेस इनटू फाइब्रिन विच इज इनसॉल्युबल फाइबर। और इस फाइब्रिन थ्रेड्स बनाने के लिए भी कैल्शियम चाहिए और ये फाइब्रिन जो है इंजरी साइड पे जाके चिपक जाता है, एक नेटवर्क जैसा बना देता है, एक जाली जैसा बन जाता है जिसमें ब्लड सेल ट्रैप हो जाते हैं, जिसको कहते हैं इनमेशिंग। और फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल से जो मांस तैयार होता है वो धीरे धीरे जो है वो जेली का रूप ले जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है, स्टिकी हो जाता है और उस इंजरी पॉइंट को सील कर देता है और उसी को हम लोग क्लॉट कहते हैं या थ्रोम्बस कहते हैं। और ये थ्रोम्बस या क्लॉट इंजरी साइट को सील कर देता है। तो चलिए अभी इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग एक ऐसी सीक्वेंस में देखते हैं। तो प्लेटलेट इंजरी साइट में सबसे पहले स्टिक होगा और एक टेम्पररी प्लेटलेट प्लग तैयार करता है सो दैट द ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड। और साथ में इंजर टिश्यू, जो टिश्यू इंजर हो गए और जो प्लेटलेट है डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो प्लेटलेट फैक्टर भी कहलाता है, फैक्टर 10 कहलाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज, जिसको थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। काइनेज मतलब एक्टिवेटर, ओके, थ्रोम्बिन एंजाइम बनाने वाला बोल सकते हैं। और एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। तो क्योंकि ब्लड का जो प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन वो इनएक्टिव है, वो अगर एक्टिव हो गया तो ही जाके एक्चुअली क्या है वो क्लॉट तैयार होगा।
फिर थ्रोम्बिन एक्ट्स एज एन एंजाइम एंड इट कन्वर्ट्स सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन थ्रेड्स। तो ब्लड का दूसरा प्रोटीन जो है वो फाइब्रिनोजन है, वो सॉल्युबल है, वो फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए कैल्शियम चाहिए इस पूरे रिएक्शंस के लिए, जो कोफैक्टर का काम करता है। और फाइब्रिन थ्रेड्स जो है वो इनसॉल्युबल है, वो एक नेटवर्क तैयार कर देते हैं जिसको मैश कहते हैं एट ए साइट ऑफ इंजरी। और इस फाइब्रिन के इसके सी ट्रैप में यू कैन सी ब्लड सेल्स जमा हो जाते हैं, स्पेशली आरबीसी, जिससे एक मास तैयार होता है, उसको कहते हैं क्लॉट। तो दैट्स व्हाई मैं आपको यू कैन सी प्रीवियस वीडियो में आरबीसी के बारे में बताया था। आरबीसी एक्चुअली हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग बिकॉज आरबीसी क्लॉट का एक मेजर कंपोनेंट रहता है। देन क्लॉट जो थ्रोम्बस बनता है वो इनसॉल्युबल मास होता है विच सील्स द इंजरी साइट, और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। और इसके साथ ही टिश्यू का जो इंजर्ड टिश्यू है उसका हीलिंग भी क्या होता है, इनिशिएट हो जाता है। एंड आफ्टर हीलिंग फिर फाइनली जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व करना है, और डिसॉल्व करने के लिए अनदर केमिकल इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड जिसको प्लाज्मिन कहते हैं। तो इस तरह पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है टिल द इंजरी हील्स। सो दैट्स व्हाई रिमेंबर स्टूडेंट, ब्लड क्लॉट एक्ट्स एज अवर नेचुरल बैंडेज। सो in this way we have come to end of the today's session. तो bye for now and we'll see next lecture जिसमें हम लोग हार्ट के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करना, सीखना हार्ट के बारे में, दिल के बारे में सीखेंगे। तो तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक्चुअली इफ़ यू वांट एनी सजेशन वो लिखिए, कोई भी क्यूरी है वो लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड साथ में सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। Bye.